पावर्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। एसोसिएट स्पॉन्सर आशीष फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। आशीष फीड और मुरादाबाद मेडिसिटी। गरमाया हुआ है। देश का अन्नदाता पिछले 51 दिनों से दिल्ली की तमाम सीमाओं और बॉर्डर्स पर डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज 10वें दौर की वार्ता जो सरकार के साथ होने वाली, क्या उसमें यहां पर बीच का रास्ता निकल पाएगा, क्या सहमति बन पाएगी, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसी पर खास बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्टी एमएलसी सर, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आप तमाम लोग जो पीछे खड़े हैं प्लीज चेयर्स यहां पर ग्रहण कर लें। सांसद यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एसटी हसन साहब, आपको भी मंच पर निमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां एसटी हसन साहब के लिए हो जाए। अपना कीमती समय निकालकर हमारे मंच पर पधारे हैं सर, प्लीज अपनी चेयर ग्रहण कीजिए। इसके अलावा मैं नवीन दुबे साहब को बुलाना चाहूंगी मंच पर, प्रसपा के प्रदेश प्रवक्ता। जोरदार तालियां नवीन दुबे साहब के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। सर्दियां हैं, मैं समझ रही हूं, हाथ आपके कांप रहे होंगे, लेकिन जो तालियों की गूंज है वो दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान पंडित नाम से प्रसिद्ध रघुपति सिंह जी, आपको भी बुलाना चाहूंगी मंच पर। पुष्पक ढिल्लो साहब, सामाजिक कार्यकर्ता, आप भी आइए। जोरदार तालियां इन तमाम मेहमानों के लिए। ओवर टू यू अरविंद सर। नमस्कार। अरविंद जी, आप माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी, क्योंकि मुरादाबाद में मौजूद हैं दर्शकों और तमाम जनता जो मौजूद है, उनको एक बार एक खास रिपोर्ट मुरादाबाद पर हमारी तरफ से दिखा दो, उसके बाद सेशन की शुरुआत। हेलो हेलो हेलो। इसको शुरू करें हम लोग। पैकेज दिखा दीजिए। एक रिपोर्ट मुरादाबाद पर हमारे दर्शकों के लिए। 4 गांव बन गए रुस्तम की काविश से दया, खुल गए फिर तो तरक्की के रास्ते हजारों। आ गया उजड़ी फिजा में रंग रौनक और निखार। मैं तभी से शहरे रंगी की तरह आबाद हूं, मुरादाबाद हूं। हाँ, मैं मुरादाबाद हूं। जी हां, मुरादाबाद रामगंगा के दाहिने किनारे पर बसा है। इतिहास की बात करें तो मुरादाबाद का सबसे पुराना नाम चौपला हुआ करता था। यानी 4 गांव थे, तेहरी, भदौरा, दीनदारपुरा, मानपुर, नारायणपुर। 1625 ईस्वी में शाहजहां ने रुस्तम खां और मुकर्रब खां को रुहेलखंड का गवर्नर बनाकर भेजा था, जिन्होंने इस शहर को अपना घर बनाया। शहर का नाम शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर रखा गया। ये इतिहास की बात है, लेकिन आधुनिक मुरादाबाद बेहद ही शानदार है। 5,945 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मुरादाबाद जिला गंगा नदी पश्चिम के समतल मैदान से घिरा है और यहां से रामगंगा नदी कल कल बहती है। मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद भारत में पीतल के उद्योग का केंद्र है और इसीलिए इस शहर को पीतल की नगरी या सिटी ऑफ ब्रास के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि दुनिया भर में इस हस्तकला उद्योग ने अपने लिए जगह बना ली है और इसके उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। भारत के दूसरे शहरों और कस्बों की तरह मुरादाबाद भी मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है, जो यहाँ के कला के बारे में और संस्कृति के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। और जीवन उदाहरण है, भारत में मुगलों ने भी कई दशक तक राज किया है, इसीलिए यहाँ मुगल वंश के बनाए कई स्मारक हैं। मुरादाबाद के बारे में जितना कहा जाए कम है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की शान, मान और अभिमान है।
दोस्तों, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और आज हम आपके बीच में आए हैं पीतल नगरी में, जो इस प्रदेश को, इस देश को बहुत रेवेन्यू देता है, राजस्व देता है और निश्चित रूप से राजनीति भी यहाँ बहुत। अरविंद जी, सेशन के एक और मेहमान सचिन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन जी, आप मंच पर आए प्लीज। भाई, बिना देखे कांग्रेस जो है बातें बहुत कर रही है, लेकिन मंच पे नहीं आएगी तो लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई तो जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि जो राजस्व है, राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेश और देश को मुरादाबाद देता है और राजनीति भी बहुत कुछ होती है। यहाँ से राजनीति निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है और शायद यही कारण है कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यहाँ पर साल के सबसे पहले महीने में हमने जो अधिवेशन करने का निर्णय लिया वो जिला मुरादाबाद में निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से बहुत सारी बातें निकलेंगी और दूर तक जाएंगी। हमारे सामने राकेश कुमार सिंह जी भी बैठे हुए हैं, उनका हम स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि अपने धुन के पक्के व्यक्ति हैं, धुनी हैं और धुन लगा के काम कर रहे हैं मुरादाबाद में काफ़ी समय से। तो आपका जब सेशन होगा तो हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन पहले हम लोग राजनीति की चर्चा शुरू करते हैं। हसन साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि भाई, हाँ प्लीज़, सारे लोग अपने माइक, अपना हथियार आप लोग का तो देखिए यही है और इसी हथियार से जो है सारे वो ऑन है, सब सारे सवाल और जवाब जो है इसी से देने हैं। मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है जैसे इलेक्शन आता है तो उसने जो है हिंदू मुसलमान का काम जो है वो शुरू कर दिया। तो ये आप ये जो बयान दे रहे हैं हसन साहब, इतनी सारी समस्याएं हैं। हम लोग, किसान देखिए बैठा हुआ है धरने पे, है ना, उसके अलावा दूसरी अगर बातें करें हम देश में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये जो हम लोग जाति, हिंदू मुसलमान, धर्म का सहारा लेते हैं, आप कहाँ तक सही मानते हैं? आप इसको, आपको लगता नहीं है कि एक सांसद होने के नाते हमें कोई और दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? हम विकास की बात करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। देखिए, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, ये बदनसीबी है हमारी कि आज हम राजनीति जिस स्तर पे कर रहे हैं, इस पर राजनीति होनी चाहिए थी, विकास के ऊपर होती, रोजगार के ऊपर होती, एक किसान के ऊपर होती। ये लीजिए। हाँ, जो राजनीति इस वक्त हो रही है उससे हम सब लोग निराश हैं। हम राजनीति का सबसे बड़ा पहलू होना चाहिए था कि विकास। आज विकास के ऊपर राजनीति नहीं होती, आज किसान के ऊपर राजनीति नहीं होती, आज रोजगार के ऊपर राजनीति नहीं होती, मरीज के ऊपर नहीं होती, मजदूर के ऊपर नहीं होती। लेकिन जो ट्रेंड इस वक्त आप राजनीति का देख रहे हैं देश के अंदर, वो कम्युनल और सांप्रदायिक राजनीति का ट्रेंड हो चुका है। इसका हमें सख्त अफसोस भी है और हम ये राजनीति करना भी नहीं चाहते। अब जो मुद्दे जिस तरह से मैंने कहा था, मैंने सिर्फ इस बात को कहा है कि अंदेशा है इस बात का कि कहीं ना कहीं माहौल को गरमाकर, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके लोग फ़ायदा ना उठा लें। इस बात का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। हमें अपनी परंपराओं का, अपनी गंगा जमनी तहजीब का, अपनी प्यार मोहब्बत को बरकरार रखना चाहिए, किसी के भी बहकावे में ना आकर। क्योंकि एक मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट ने सुलझा दिया है, बात खत्म हो गई। राम मंदिर को बनना है, राम मंदिर के लिए अब ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारी सोसाइटीज़ का, हमारे समाज का विभाजन हो। हम सब मिलके प्यार मोहब्बत से वहाँ पे मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने, सब लोग बनाए, यही हमारी तमन्ना है। हसन साहब, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जिससे आप ताल्लुक रखते हैं वो ऐसी लाइन क्यों नहीं कोई खींच रही है? वो एक ऐसी लाइन कोई खींचने की कोशिश करे जहां पे सारे धर्म, सारे संप्रदाय एक हों। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे दूसरा दल चल रहा है। जयपाल जी से मैं अभी पूछूंगा इस बारे में कि भाई आप जो है, ये जो नफरत और जो नफरत की राजनीति है, जो जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, क्यों कर रहे हैं? ये तो हम पूछेंगे, लेकिन आप बताइए कि आपकी पार्टी क्यों नहीं लाइन ले लेती है? बोले नहीं जी, हमारे लिए तो सब धर्म एक संभाव है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी और सारे लोगों को साथ लेके चली है। उसने कभी ये नहीं करा समाजवादी पार्टी ने कि इस मज़हब के लोग हमारे पास ना आए या उस मज़हब के लोग हमारे पास आए। समाजवादी पार्टी ने सभी समाज को साथ लेके चली, ये इतिहास। और हमारा पिछले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के विकास के कार्य में मैं समझता हूँ वो रिकॉर्ड कायम किया है कि शायद आज़ाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने इतना विकास उत्तर प्रदेश में नहीं करा जितना अखिलेश यादव जी ने करके दिखा दिया। हमने तो विकास की राजनीति करी थी। जयपाल जी,
ये कह रहे हैं कि हमने तो विकास की राजनीति की और आप सिर्फ विनाश की राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, पहले तो मैं इंडिया न्यूज चैनल का स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। अधिवेशन की श्रृंखला में पहले स्थान का चयन आपने मुरादाबाद किया जी। उसके लिए आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली आदरणीय बजाइए भाई। आदरणीय सांसद जी ने जो विषय प्रस्तुत किया, हमारे अग्रज हैं, आपकी बात को काटने का साहस तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन विनम्र निवेदन मैं करता हूं कि जो मुद्दा आपने प्रारंभ किया है, अगर सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की है तो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सन 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आह्वान 2 शब्दों से किया, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद तीसरा बिंदु जोड़ा, सबका विश्वास। जब से प्रधानमंत्री हैं 6 वर्ष से ज्यादा हो गया, और राज्य में भी देखिए और जहां जहां देश के राज्यों में सरकारें हैं, मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द के उदाहरण या जो परिणाम वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी प्रकार का भेदभाव विकास कार्यों में आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। जयपाल जी, जी। आप कह रहे हैं कि सारे लोग खुश हैं, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। जी बगल में हमारे बैठे हुए हैं किसान जी। पुरुष जिनको कहा जाता है, भाई वो लोग तो कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पे बैठे हैं। तो ये जी। किस तरह का विकास की बात की जा रही है? ऐसा है हाँ। कि जो सड़क पर किसानों के आंदोलन का विषय है, जी जो अभी कृषि सुधार के 3 विधेयक संसद ने पारित किए, उसके संदर्भ में है। वह विषय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस विषय में निर्णय दिया है। 4 विषय विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई। रात में चैनल में देख रहा था कि एक भारतीय किसान यूनियन के मान साहब ने उससे त्यागपत्र भी दिया है। क्यों दिया है वो विषय अलग है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय में विषय पहुंच गया है तो वहां किसानों का जो भी प्रदर्शन है, वो सभी किसान हैं, ऐसे शीत में 50 दिन उनको बीत गए हैं, वह हम भी उचित नहीं मानते हैं। और भारत सरकार की ओर से आज शायद 8वें क्रम में उनसे वार्ता का दौर शुरू होने के लिए जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बार बार प्रयास किए गए हैं, पहल की गई है, अतः समाधान अवश्य निकलेगा। वो किसान और जवान 2 ऐसे विषय हैं कि जिनके आधार पर देश निर्भर करता है। ठीक है। किसानों आप का हित बताइए, निश्चित रूप से आप होगा। बताइए, आपसे अभी हमारी बात हो रही थी तो आपका कहना था कि भी बहुत सारी खामियां हैं बिल में, ठीक है, अब इसमें कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आप मुझे बताइए कि आप किन बातों से असहमत हैं? आप तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही विकासशील हैं, बहुत सारा किसानी का काम कर रहे हैं, आपको पुरस्कार सरकार ने दे दिया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या असहमति है, किस बात को लेकर असहमति? देखो, सबसे पहली बात, हम के देहात में रहते हैं, जी सबसे बड़ी प्रदेश सरकार ने छुट्टा जानवरों का है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है उत्पादन के मामले में, जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि साहब आमदनी आपकी दुगनी हो जाएगी। उधर जंगली जानवरों में नीलगाय है, बंदर है, सुअर है, इससे रात को हम ही 11 बजे तक, मैं जैसा आदमी 11 बजे तक रात को जो छुट्टा गाय हैं उनको रखाना पड़ता है। तो सरकार ने इस पर दूसरी चीज़, पिछले वर्ष धान का जो रेट था 2500 को हमने बांसपति बेची, इस बार 1600 से ज़्यादा ही नहीं हुई। तो ये बिचौलियों का बीच में जो इतना बड़ा है, एक आदमी अपने आप को ले करके, दूसरा है उसमें आलू।
आलू 5 रुपए किलो 4 रुपए किलो था, 50 कैसे पहुंचा? क्योंकि इसमें पूंजीपति जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने खरीद करके आम जनता को 40 और 50 रुपए में बेचा। प्याज था वो भी उसी में, प्याज भी 3 रुपए 4 रुपए बिकी और बाद में आके 50 60 70 बिकी। लहसुन का 50 रुपए था वो 200 रुपए जाकर बिका। एक सवाल इन लोग से भी ले लेते हैं। नकुल जी आप जरा मुझे बता दीजिए, तो फिर सारे का जवाब इनसे लूंगा। भाई ये इन्होंने अपनी बात बताई कि भाई किसान जो है किन मुद्दों को लेके परेशान है। बिल पे तो इन्होंने एक किनारा कर लिया, लेकिन इन्होंने जानवर बता दिया, आलू प्याज का दाम बता दिया, ये सारी बातें बता दिया। इनकी दूसरी समस्याएं आप बताइए। आप तो पीएसपी के आदमी हैं, पीएसपीएल के जी। और हसन जी आपके देखिए पुराने साथी रहे हैं, बड़े भाई हैं, पारिवारिक में बड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोग कब एक होंगे, तो बहुत बड़ा सवाल है, जनता कब से खोज रही है ना? लेकिन हम लोग जरा सा किसानों वाले पे आप ऐड कर दीजिए, तो फिर मैं समाज सेवी के पास चलूँ, कांग्रेस के पास। बिल्कुल साहब, सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भाव की इस पावन धरती मुरादाबाद को प्रणाम करता हूं। चूंकि ये जिगर मुरादाबादी साहब का शहर है, तो मैं अपनी बात का आरंभ एक शेर से करूंगा, मॉडिफाइड शेर है ये। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, किसान अगर आंदोलन न करते तो और क्या करते। किसान अगर आंदोलन न करते तो और क्या करते। अब मैं विषय पर आता हूं। विषय आज का अधिवेशन का है किसान बिल, समस्या और समाधान। सबसे पहली चीज, इस किसान बिल की डिमांड किसने की? क्या किसी किसान संगठन की तरफ से यह डिमांड आई? इस देश की 70% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़ी हुई है। हमारे देश में किसानों में दो तरीके के वर्ग हैं। एक अभिजात वर्ग का किसान है जो जमींदारी की श्रेणी में आता है, और एक वो गरीब किसान है जिसके पास 1 बीघा से लेकर 5 बीघा तक की जमीन होती है। सरकार ने अगर भौगोलिक तौर पर पूरे देश के किसानों की स्थिति का अध्ययन किया होता तो ऐसा विकृत किसान बिल आज हमारे बीच में नहीं होता। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। आप इस किसान बिल में, हमारे आदरणीय जयपाल सिंह जी बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछूंगा वो मुझे केवल 5 फायदे इस किसान बिल के किसान हित में बता दें कि इस किसान बिल के ये फायदे हैं, इससे किसानों की आय ऐसे दोगुनी हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं एक चीज और उल्लेखित करूंगा, इसी बिल के चैप्टर 4 के क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में आप देखिए, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वॉयलेशन होने की स्थिति में अगर डिक्री पारित होती है तो उसकी वसूली भू राजस्व की भांति की जाएगी। भू राजस्व की भांति वसूली का मतलब क्या होता है? कुर्की, किसान की जमीन भी जाएगी, किसान का घर भी जाएगा, उसका ट्रैक्टर भी नीलाम हो जाएगा। इस तरीके का इतना कुटिल कानून बनाने के साथ नहीं, वो तो आपसे सजेशन मांग रहे हैं। वो तो रोज जो मीटिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि भाई आप किसान बिल को जो है हम उसको खाली रद्द नहीं करेंगे, आप अपना सजेशन दीजिए। तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसको रद्दी करा के मानेंगे। तो सवाल यह है कि भाई जब बीच का रास्ता आप नहीं निकालेंगे तो सरकार क्या करेगी? देखिए साहब, इसमें एक चीज और भी है। आप चैप्टर 5 में जाइए, फिर मैं इस आपके पॉइंट पे भी आऊंगा। चैप्टर 5 में एक प्रोविजन दिया गया है कि जो एसडीएम एम्पावर्ड होंगे या जो भी सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के अथवा राज्य सरकार के, उसमें निर्णय करेंगे, समझौते कराएंगे, समाधान कराएंगे। यदि उनकी भूमिका में कोई भी द्वेष पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कोई भी न्यायालय में कहीं भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये सबसे बड़ा एक ब्लैक पॉइंट है इस कानून का। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर जितने भी कानून बने हैं, मैं नोएडा से आता हूं, नोएडा में एक शहरी क्षेत्र की आबादी रहती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बिल्डर वायर एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत आज पढ़े लिखे लोग जिस तरीके का शिकार वहां हो गए हैं, तो हमारे देश के किसानों के विचारों की स्थिति क्या बनेगी इस बिल के बाद में, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। नवीन जी ठीक है भाई, हम कांग्रेस से भी लेते हैं, फिर चलेंगे समाज सेवी के पास। आप लोग ये बताइए भाई, प्रियंका गांधी जी रोज ट्वीट कर रही हैं, है ना, राहुल जी बेचारा नए साल पे इटली चले गए, बड़ा झंझट हो गया हो, तो आप लोग को जवाब देते देते मतलब सोचिए कि कितना जवाब देना पड़ा। कहाँ चले गए? तो मैं आपसे ये पूछना कहाँ चले गए? अभी तो आप बताइए। कौन कह रहा है? सारे लोग कह रहे हैं। बीजेपी ने एक ऐसा एजेंडा बनाया है देश में जी कि देश आजाद कब हुआ? हसन साहब से पूछता हूँ, 2014 में देश आजाद हुआ। ये बिजली के खंबा जो बनाया बिजली का, डीएम साहब भी बैठे हैं, ये कब लगा? 2014 में लगा। ये जो हॉल बना, ये पत्थर ईंट इमारत कब बनी? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।
और अभी जो संविधान लिखा जाएगा वो 2023 में अमित शाह साहब लिखेंगे। एक मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं ये मैं बोलिए, seriously बोलिए, बता रहा हूं। जी। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। जब ये देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता शहीद नहीं, वो हुए तो थे। सब लोग जानते दूसरी हैं। बात सुन लीजिए आप, जब ये देश आजाद हुआ था यहाँ मट्टी के मकान हुआ करते थे, दीवारें मट्टी की हुआ करती थी, लेंटर छान का हुआ करता था। आज कुछ लोग बकवास करते रहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे सब कुछ कांग्रेस ने बनाया जो तुम बेच रहे हो। दूसरी बात कृषि किसानों की करते हो जी। आप कहते हैं किसान, ये लोग किसानों के बिल बनाएंगे जिनके पास एक बीघा जमीन इनकी फर्द में नहीं थी। इनको कैसे पता एक बीघा जमीन कैसे पैदा की जाती है, उसमें क्या बनाया जाता है। आज कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए किसानों का माफ किया, इन्होंने क्या किया, रोजगार दिया क्या। दूसरी बात रही बात राहुल अरे भाई, गांधी इन्होंने की, डायरेक्ट खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया। कितने पैसे, अरे आप तो अरे आपके सबके कितने सामने पैसे, है। क्या 2000 रुपए में किसी परिवार का गुजारा चलेगा। और वो भी किस बात के लिए, जब किसान आके बाहर बैठ गए। आप बात कर देश हमने बनाया, इन्होंने, इनकी चुईयां आज तक नहीं मरी। आज हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए, लोग राहुल गांधी की बात करते हैं। कैसी आप लोग देश बनाते हैं मुझे बताइए। मोदी जी ने कितने रोजगार दिए, हर साल 1 करोड़ लोग घर बैठ जाते हैं, सबको पता है। मुझे बताइए कौन सी बुलेट ट्रेन चल गई, इनका मैनिफेस्टो उठाइए आप। 3 काम किए हैं बीजेपी ने सिर्फ, इसके अलावा किए तो मुझे बता दीजिए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, दूसरा शौचालय, और तीसरा आजम खान को जेल भेजना का काम किया है मेरे यहाँ। इसके अलावा मेरे यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं है। अगर किसी के यहाँ हुआ तो मुझे कोई माइका लाल बता दे। अगर किसी में ताकत है किसान बिल पे बात करने की, मुझसे 5 मिनट कर ले, लेकिन वो नहीं, किसान हम होना लोग- अरे चाहिए। सारे लोग। लेकिन वो किसान होना चाहिए, जयपाल वो जी, आप पैदाइशी किसानी करते किसान हैं कि होना नहीं? चाहिए। सुनिए, वो पैदाइशी किसान होना चाहिए। मैं 1 बीघा जमीन खोदता था जब मैं 15 साल का था। मेरे पास तो ये 60 कैसे पता चलेगा कि पैदाशी किसान है? वो मैं सर्टिफिकेट बताता लेके हूं, चले। आप उसकी फरद निकलवा लीजिए, उस पर चढ़ी हुई होगी। रही बात किसान की, बात करते हैं योगी जी जब से प्रदेश में आए हैं 315 रुपए गन्ने का रेट था, आज भी 315 रुपए गन्ने का रेट है। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिन्होंने 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। आप किस बात की बात करते हैं? आप काला बाजारी बढ़ाते हैं। अरे आप भाई- चिल्ला चिल्ला के चैनल खरीद लेंगे तो इससे क्या होगा? आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया होगा? नहीं, सचिन जी, चलिए, कम से कम आपने एक बात तो ईमानदारी से मानी कि इन लोगों ने कुछ और नहीं किया, लेकिन शौचालय तो बनवाया। शौचालय पे 5-4 रुपए लिए। एक अरे शौचालय बनवाया, पे। आपने माना, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सर, भाई क्योंकि साहब, कांग्रेस 4,000 पार्टी बार बार रुपए शौचालय को लिए। लेकर ही घेरती है। आपने तो माना, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। 4,000 एक रुपए, कांग्रेस का नेता 4,000 ईमानदारी से सचिन, माना, सचिन, 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 माना, सचिन, आपने माना, सचिन। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। एक कम से मिनट, कम मैं यहाँ शौचालय फर्जी अतुल, डिबेट अतुल, नहीं कर सकता। मैं ये यहाँ कह रहा हूँ, मैं- सचिन, सवाल- सचिन, सवाल- सचिन, आप सुनिए। देखिए, ऐसा है, आपने अपनी बात और कह दी हसन ना। साहब तो बोलेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि क्यों? इनको भी आजम खां बना देंगे ये लोग, क्योंकि इनके खास लोग हैं। अरे भाई, आजम मैं खान तो को बोलूंगा, निकलवाया मैं ना। किसी के बाप से नहीं डरता। नहीं, मैं कह रहा हूँ आजम खान मैं साहब तो को अभी निकलवाया 42 ना। उनकी जेल काट के आया हूँ। सचिन, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मैं कह रहा हूँ तो- आजम मैं खान तो को कट्टर क्यों नहीं हिंदू निकलवा हूँ। रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही है? अरे मेरी पार्टी तो देश में आजाद कराया। अरे इस आजम देश- खान को तो निकलवा नहीं देखिए, पा रहे हैं। मेरी आजादी बात दिए हुए सुन तो लीजिए जमाना आप। बीत गया सचिन। इस देश को आजाद कराया कांग्रेस ने। तो जमाना बीत गया ना भाई। जमाना नहीं बीता, ये बीत देश गया आज भी जमाना। कांग्रेस का। अरे भाई, जो कांग्रेस का इमारत, है। जो इमारत इस बिल्डिंग के मालिक ने बनाई है, ये इमारत उसकी, उसके बाप की है। कोई आगे वो कब्जा तो नहीं कर इतिहास सकता। में लिख दिया गया। वो तो इतिहास में लिख दिया गया। इतिहास में तो ये 2-3 वो लोग इतिहास में लिख दुर्भाग्यपूर्ण दिया लिखे गया। जाएंगे। सचिन, देखिए, सवाल आज क्या है? सवाल सिर्फ एक है। बताइए, सवाल क्या सिर्फ सवाल है? यही है बताइए। कि आपको लगता है कि आपने काम किया है, आपने किसान, नौजवान, मजदूर सबके लिए काम किया है, तो आज आप सत्ता में होते। सवाल यही है ना भाई। कानून बहुत जरूरी संविधान था तो इनका आप ही ने सत्ता बनाया है में ना। आना। कभी कभी अपने काम दिखाने के लिए दूसरे आदमी को लाना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि आप अच्छा काम करेंगे, मैं अच्छा काम करूंगा? जब 2 लोग दौड़ते हैं तब पता लगता है कौन अच्छा दौड़ रहा है। हाँ, तो चलिए, एक तो दौड़ता पता रहेगा, चलेगा ना। पता 2022 में पता चलेगा। ये जो सड़कों पे बैठे हैं लोग कहते हैं किसान नहीं है। अरे भाई, पंचायत चुनाव में पता चलेगा क्या करना है। आरएसएस के लोग जो कहते हैं, जो ठेला उठाए घूमते हैं पूरे दिन, दूसरे घरों में गड्ढे खोदते हैं पूरे दिन, काम तो इन्हें कुछ है नहीं। भाई जयपाल जी, शादी बताइए, वादी भाई, बच्चे ये करते कह नहीं रहे है। हैं। ऐसा है अरविंद जी, हाँ, मुझे लगता है आपका बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है। हाँ, जी। और इस चैनल में जो पैनल बैठा है उसका एक स्तर है। और मैं सचिन जी से आग्रह करूंगा जी, कि जरा ग्रेसफुल ढंग से जरा संवाद होना चाहिए। निश्चित रूप से हम संवाद सभी लोग ये जो चाहेंगे कि ग्रेसफुल ये संवाद हो। शब्द है, सारी ये बातें- शब्द अरविंद जी, शब्द ब्रह्म माना गया है जी। शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करें, अपनी बात की प्रस्तुति हम कैसे करें, तो मैं आदरणीय विवेक जी ने भी अपनी बात कही, नवीन जी ने अपनी बात शालीनता के साथ कही, मैं आदरणीय नवीन जी भी ने जो बात की, और हमारे प्रगतिशील किसान
तो अपनी बात समस्याएं रखी और सचिन जी ने तो सारा कांग्रेस का इतिहास ही उड़ेल के रख दिया। मैं जो नवीन जी ने बात की जी, इस समय जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो उस पे होना चाहिए कृषि विधा हाँ। सुधार। लेकिन बिल जयपाल जी से- हम एक जरा हाँ, हाँ, पुष्पक जी, जी, आप कर पुष्पक के लीजिए, पास उसके भी आ बाद जाते हैं। मैं पुष्पक, आप समाज सेवा का काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं जी, अलग अलग पार्टियां अपनी उनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनका सबका अपना अलग अलग वोट बैंक है, उनका सबका अपना जातीय अलग अलग आधार है, आपको क्या समझ में आता है? आप समाज में घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए फैसिलिटेट करते होंगे, आपको क्या लगता है कि क्या इसका सोल्यूशन क्या है? ये क्या इसका सोल्यूशन निकाला जाए जिससे कि सारे किसान अपने घर जाएं, लोगों को सही लागत मूल्य मिले जो उनकी इच्छा है? अब जैसे सचिन ने कहा कि क्या होता है कि गन्ने के मूल्य का दाम बढ़ा ही नहीं, तो बहुत सारी, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें 7,000 करोड़ के आसपास का बकाया था, उसमें से 5,500 करोड़ के ऊपर जो है सरकार ने भुगतान किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए समाधान इसका? पहले मैं आदरणीय नवीन जी का एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इनका कहना था, मतलब इन्होंने पूरा आर्टिकल वाइज अपनी बात को रखा। मंडी जो है, मंडी का ध्येय है कि कृषक अपना सामान लेके जाए, वहाँ एक बोली हो, एक गांव के सभी कृषक इकट्ठे हों। मुझे नहीं लगता कि मंडी में आज तक कभी होता ऐसा है। कुछ हुआ है। मुझे भी नहीं लगता ना। पता नहीं, हमने तो ऐसा हाँ, देखा नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक, मतलब मंडी एक प्रारूप दे दिया गया है, मतलब इसका धरातल पे कुछ आज तक नजर आया नहीं है। बिचौलियों की भूमिका कंटिन्यूटी में चल रही थी, अब सरकार ने इस और एक पहल की तो हाँ, नहीं, आप लोग से सवाल पुष्कर लेंगे। हाँ हाँ, पुष्पक आप बताएं प्लीज। तो अब अगर ये सरकार ने नया बिल पारित किया है तो हमें इसको देखना चाहिए पहले तो। दूसरा, किसानों को जो लगता है ये आपसी बैठ के बातें हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरकार 8 दौर की वार्ता कर चुकी है इस ओर, अभी पूछता हूँ, 8 दौर की वार्ता कर चुकी है और आगे भी, मतलब देखिए, कुछ सरकार भी झुकेगी, कुछ किसान को भी झुकना होगा। एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए मुझे लगता है सरकार ने प्रथम दृष्टया ही बोल दिया था कि एमएसपी पर हम कंटिन्यू रखेंगे। अब दूसरा, मैं सचिन जी की बात बताता हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिला जो विपक्ष को लगता है बिल्कुल गलत है, जिससे सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 2022 मेरे ख्याल से चुनाव है शायद अभी, तो अगर इतना गलत मुद्दा है तो पहली बार विपक्ष जो है कोर्ट कर रहा है कि भाई इसको जो है आप, मतलब बहुत गलत आपने काम कर दिया, तो इनके लिए गुडविल है। मुझे लगता है ऐसा विपक्ष के लिए गुडविल है ये। पुष्पक एक मिनट, हसन साहब आप कह रहे थे कि कुछ आपको किसान के बारे में बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मंडी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई, बहुत सारी मंडियां बनाई गई, किसी में अभी आधा निर्माण हुआ है, किसी में आधा छूटा होगा, न जाने कितने मंडियां बनाई होंगी। अभी इसी में सवाल में जोड़ दे रहा हूँ आप में ही। हाँ। हसन साहब, अभी सचिन भाई ने कहा कि हसन साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी भी हालत आजम खान जैसी हो जाएगी, तो क्या ये वजह आप नहीं बोल रहे हैं या आप सभ्य तरीके से बात रख रहे हैं जैसा भाजपा के आपके साथी ने ही कहा है? अपनी बात कह रहे हैं जयपाल जी ने जैसा कहा। जितना बोलना होता है उतना मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं किसी बात से नहीं 2-3 दिन पहले आपने बोला है, काफी बोला है, उस पर मैं विवाद भी हो रहा है। मैं बोल ही रहा हूँ, आप पूरा हिंदुस्तान ने देखा कल सारे चैनलों पे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में मैंने पुरजोर विरोध किया था, मेरी पार्टी ने विरोध किया था इस बिल का। 2 बातें हमारी समझ में नहीं आती, एमएसपी का कोई जिक्र नहीं, और एमएसपी का जिक्र ना होने से, देखिए मैं यूपी का किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। यूपी के अंदर सिर्फ 6% किसान एमएसपी पे अपना अनाज दिया करते हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के तकरीबन 92-94% किसान एमएसपी पे दिया करते हैं। अब उनके यहाँ मंडी में गए, एमएसपी पे खरीदारी हो गई, इसमें वो जिक्र नहीं आया एमएसपी का। अब नतीजा क्या हुआ कि किसान ने इस वक्त यूपी के अंदर 800 से लेके 1100 रुपए तक का धान बिचौलियों को बेचा, मजबूर थे बेचारे। एमएसपी पे हर जगह हर किसान की पहुंच नहीं हो पाई, हालांकि हमारे सही बात कहा आपने एकदम। वो नहीं पहुंच पाए। अगर एमएसपी की जिक्र हो और एमएसपी की गारंटी ले ले सरकार, तो इसमें हर्ज क्या है? कम से कम तो हसन साहब कह तो रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि आप आओ ना, बैठो ना, आप बताओ। आप अरे साहब, 9 दौर की बातचीत बेनतीजा हो गई। जब रद्द होने की बात हो रही है उसी से असहमति उन्होंने जताई है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मैं बहुत ही विनम्रता से इस बात को कहूंगा कि जो सरकार इस वक्त देश के अंदर है वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट हाउसेस की सरकार है। आपने इस बिल के अंदर सीधा सीधा ये कह दिया कि कॉर्पोरेट हाउस कितना ही अनाज को स्टोर कर सकते हैं। बिल आने से 6 महीने पहले से अडानी साहब ने गुजरात के अंदर अपना वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए। अब अगर गरीब किसान बेच रहा है और उसने 1000 रुपए का बेचा है, उसके बाद ये
स्टोर हो जाएगा, काला बाजारी शुरू हो जाएगी। तो ये सिर्फ किसान का मसला नहीं है, आम गरीब जनता का मसला है। जब इस वक्त के ऊपर जब फसल आती है उस वक्त हर इंसान आटा खरीदता है 20 रुपए 22 रुपए किलो, तो ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद यही आटा उसको 40 रुपए किलो में ये कॉर्पोरेट हाउसेस बेचें। बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? मैं इसमें यही ऐड करना चाहता हूं कि किसानों की जमीनों पे ये लोग बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे। वही गरीब किसान जो 2, 4, 5 बीघा किसान है, मान लीजिए 2000 एकड़ का फार्म इन्होंने बना लिया और उसके बाद उस गरीब किसान नहीं देना चाहता है, उसके रास्ते बंद होंगे, उसके साथ क्या सलूक होगा मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। गरीब की कोई आवाज नहीं है। इसके लिए जरूरत इस बात की थी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी दे दी, मान लीजिए किसान की आपने जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे ली और किसानी से खेती बाड़ी करा रहे हैं और आपने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट और सब चीजें खाद बीज दिया और अब आपने देखा कि रेट कम हो गए, तो आपने उसमें कहीं मॉइस्चर निकाल दिया, कभी उसके अंदर कीड़ा निकाल दिया और किसान फिर लिए फिर रहा वही 2000 की चीज 1000 रुपए में बेचने को। कौन झेलेगा? जयपाल जी देखिए, इन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए। पहला इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई आपने जो है एमएसपी का रेट जो है आपकी सरकार ने डिसाइड नहीं किया है। मान लीजिए एक निश्चित दाम रहा, उतना दाम नहीं मिला, किसान कहाँ जाएंगे? ठीक है। दूसरा सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनका कहना यह है कि बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस अगर बन गए तो किसानों की जमीन का क्या होगा, है ना? तो आप इन दोनों सवालों का मुझे जवाब दीजिए। और इनका ये कहना है कि आप लोग पूंजीपतियों की सरकार, मतलब पूंजीपतियों के लोग हैं, बाकी गरीबों के लोग हैं नहीं। ये 3 सवाल हैं हसन साहब के। पहली बात एमएसपी से संबंधित, जी, जब बिल पास हुए दोनों हाउसेज में कृषि मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा और आज तक कहते आ रहे हैं। सचिन जी की भी सरकार रही है बहुत दिनों तक। मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए तो फिर उन लोग अपना जवाब दें। अतः आज तक नहीं कहा। जितने दौर की बात हुई है उसमें भी कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं कर रहे और ना हम करने वाले हैं। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित कही, आज जो किसान आंदोलन को लीड करने वाला राज्य है वो सचिन जी की पार्टी है, कांग्रेस है, वहां अब से नहीं है। नहीं, ठीक है जी। विगत लगभग 20 वर्ष से पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर चल रही है जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बिल को उठा करके पढ़िए, आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, पूरा माइन्यूट स्तर पर अध्ययन किया होगा। कहीं पर भी इस अनुबंध में किसान की जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। रेवेन्यू की बात कही थी, रेवेन्यू का उदाहरण दिया था, कहीं पर भी कोई विषय दूर दूर तक नहीं है। तीसरा मुद्दा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल, एक सरल नारा मिल गया है कि ये पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है जी, ये धन कुबेरों की सरकार है। अडानी अंबानी से इससे क्या लेना जाना है जी? ये सरकार अगर वास्तव में सरकार है तो गरीबों के हित के लिए सरकार है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ धनराशि का पैकेज ये देश के अडानी और अंबानी के लिए नहीं है, ये देश की गरीब जनता के लिए है। तो ये तो कह रहे हैं कि 2000 में क्या होगा? ये कह रहे हैं 2000 रुपए में क्या होगा किसानों का? मैं दूसरी बात कह रहा हूं सचिन जी, थोड़ा अभी मैं पूरी बात कर लूं। जरा युवा हैं, जोश भी ज्यादा है, लेकिन उसके सापेक्ष जरा अध्ययन करके भी तैयारी के साथ आए तो जरा बेहतरी रहती है। उनका साथ देने के लिए हसन साहब हैं यहाँ। जी नहीं, वो तो है ही, हमारे अग्रज हैं। तो मैं इसमें ये निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जब चुनाव में आई 2017 में, मैनिफेस्टो में दिया था कि किसानों का ऋण हम मुक्त करेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में ही ये निर्णय लेंगे। निर्णय लिया, राज्य में 36,000 करोड़ रुपए का ऋण
माफ किया गया। पहले जो मैनिफेस्टो में जो पहला वायदा था वो पूरा किया गया। दूसरा, गन्ना के संबंध में बात है, हमने अपना ही नहीं, डॉक्टर एसटी हसन साहब का पुराना बकाया भी हमने पे किया है, पूरा पे किया है। और अगर आंकड़े उठा करके देखिए तो अधिकतम, अगर हम यहीं का सैंपल लें तो अधिकतम 2 महीने या 3 महीने का गन्ने भुगतान का बकाया रह गया होगा उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गन्ना भुगतान की अगर अच्छी स्थिति रही है तो वर्तमान सरकार की रही है। फिर किसानों से संबंधित, किसानों के खाद का संकट, किसानों के लिए पानी का संकट, किसानों के लिए बिजली का संकट, ये किसान यूनियन जन्मी कैसे हम मुरादाबाद में? अमरोहा तो यहीं का हिस्सा था जी। महेंद्र सिंह टिकैत का तो आंदोलन बिजली के विरोध में ही था। उस समय किसान, आप जानते हैं, उस समय तो किसान घर बार को छोड़ करके बिजली घर पर ही आंदोलन के लिए समय लगाता था। किसान को बिजली 18 घंटे मिल रही है, कम से कम भी हो रही होगी किसी फॉल्ट के कारण से, और किसी तो 16 घंटे से कम का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। जयपाल जी, ठीक है। जयपाल, सचिन आप क्या कह रहे थे? इनका कहना ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आप लोग 20 साल से कर रहे हैं, तो आपने पंजाब में तो इसका विरोध किया नहीं। जी 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 व्यक्ति हैं शहर के। मेरा एक साथ भूल गए मेरे सवाल को, गन्ने का कितना पेमेंट बढ़ाया वैसे साहब? गन्ने का देखिए आंकड़े लिख लीजिए, मैं कह तो रहा हूं, दीजिए सर को, मैं आपको बता रहा हूं कितना पैसा बढ़ाया ये पूछा है, बस बताने की आप खुद बता दीजिए। अब आपको ज्यादा पता होगा, किसान हैं आप सब लोग, बता दीजिए कितना रुपया बढ़ा गन्ने का। देखिए मंडल में कुल 22 चीने मिले हैं जी जी। 7,33,657 किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति की जा रही है जी। अब तक 7,191 करोड़ के। जी मैं कह रहा हूँ रेट कितना बढ़ाया वैसा सवाल ही वो समझ नहीं पा रहे, आप मदद कर दीजिए वैसे साहब की इसमें। एक मिनट सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। सुनिए रहे सब, आपको ही सुन रहे हैं पिछले 6 साल से। 78.12% गन्ने के भुगतान को किया जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ गन्ने, आप बता दीजिए, आप मदद कर दीजिए। मेरा सवाल आपके माध्यम से। जब परसेंटेज बता रहे हैं 78% मतलब लगभग 80% मेरा एक सवाल हो गया। आप सचिन भाई से बोले, सचिन भाई मेरा अब एक मिनट, आपने कहा कि कितना बढ़ाया, बस मुझे पता है कितना नहीं, बढ़ाया। जरा बाजरे का आपने अपने प्रदेश में कितना बढ़ाया है वो बता दीजिए, मैं दोनों का बता दूंगा अभी। मैं बीजेपी का दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल में बाजरे का कितना बढ़ाया है राजस्थान। दूसरी बात आपको पता है? चलो कोई बात नहीं, यही तो बात है, मजबूरियां रही होंगी। आपके सवाल का वो जवाब दीजिए, मेरे सवाल का सुन लीजिए। मैं इनसे अरविंद कंटिन्यू। देखिए इनसे कर लो, पहले आपसे कर लो। दूसरा सवाल में चलो कोई बात नहीं बढ़ा पाए, मजबूरी, अनुभव भी नहीं था, मैं मान कुछ कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, मेरा एक और है, आप जो ये कह रहे हैं कि आपने भुगतान दिया, आप अपना मैनिफेस्टो उठाइए। आपने ये कहा था कि 15 दिन में भुगतान होगा, नहीं होगा तो ब्याज मिलेगा। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति दिखा दीजिए जिसे आपने 15 दिन के अंदर अगर भुगतान ना हुआ हो और उसे ब्याज मिला हो। तीसरी बात, आप किसान की बात करने वाले लोग हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ देश आजादी से चली आ रही है गाँवों में, उसके लिए आपकी जानकारी में कर दूं वैसे साहब, हमारे यहाँ ठेके पे, बटाई, चौथाई और अधाई पे पहले से ही खेती होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। ये कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। इससे क्या होगा, मैं अगर आपकी जमीन ले लूंगा और उस पर एक बार फसल कर दूंगा, काहे को आपत्ति है? आपको आपत्ति क्यों कर रहे हैं? मैं बता, नहीं सरकारी रूप से आपत्ति है, लिखित में आपत्ति है। आंदोलनकारियों अभी हम कोर्ट जा सकते हैं, इलेक्शन कोर्ट जाना पड़ेगा। आपत्ति कर रहे हैं? अरे हम बता रहे हैं वैसे साहब, आपको आपत्ति किसान ही बता पाएगा। अभी मेरा मन तो है नहीं गर्मी में टी शर्ट वो जैकेट पहनने का, आप कह रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी है, हम कह रहे हैं साहब बड़ी गर्मी लग रही है, नहीं चाहिए, आप पहन ले, अच्छी है, समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे काम की चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रही। व्यस्त साहब
मेरे काम की चीज मुझे अरे समझ नहीं एक आ मिनट रही। तो सुनिए। आप तो अरे सुनिए, मेरी बात आप भी तो सुनिए। सुनिए। मेरी बात आप का जवाब सुनते ही लीजिए, नहीं हैं। जवाब लीजिए। मेरा तो दूसरी बार नंबर आया है सिर्फ। अरे मुझे सुन बोलने लीजिए, सुन दीजिए। लीजिए। गलत नहीं, बात है ये। नहीं, नहीं, मेरी इनकी बात बात का सुनिए। जवाब अरविंद मैं जी कह रहा हूँ में दे मुझे दो। एक चीज पसंद नहीं, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो ऐसा क्या लालच है? आपकी महंगी बिक्री है क्या? वो किसी से ठेका ले लिया है क्या? किसी को पैसे गोदाम बना लिए है क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं ये जवाब दे रहा हूं, बिल का अध्ययन किया है आपने? बिल्कुल किया। अरे पूछिए, सुनिए ना, कोई सवाल कॉन्ट्रैक्ट पूछिए। फार्मिंग बिल की के बारे में कोई सवाल अरे, पूछिए। मुझे बोलने दीजिए, अध्ययन कीजिए ना, बताइए, मेरा पूछिए। क्रम है तो बोलने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बाध्यता का कोई क्लॉज है क्या? नवीन जी आप बता दीजिए। बिल्कुल नहीं है ना, तो इसलिए नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई बाध्यता जब है ही नहीं है तो क्या आपत्ति आप? एमएसपी का भी नहीं जिक्र आपने अरे प्रधानमंत्री मैंने को तो बता एक दिया मिनट कि में झूठा MSP साबित कर अरे दिया। आपकी सरकार रही, अगर आपने कोई एमएसपी कानून हटाने की बनाया, बात नहीं है तो MSP लड़ाई किस चीज की चल रही है? बस आपने साहब, भाई देखिए, ऐसा है, हसन साहब आप भी पूछिए, जब एमएसपी देखिए, हसन साहब, एक- तो लड़ाई किस चीज की है? एक आपका भी एक जोड़ लेता हूं हसन साहब, फिर आपसे जवाब। आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा बताइए। मेरा कहना ये था, अभी इन्होंने ये बात कही थी जी बताइए। कोई भी किसान का मुरादाबाद मंडल में पर्ची पर ये नहीं लिखा है कि तुम्हारा गन्ना किस रेट पर लिया गया है। अगर नहीं लिया, क्या पता वो क्या लिखें फिर बाद में। अच्छा, ऐसा भी है? जीरो 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 जीरो। बताइए भाई, वो कह रहे हैं कि कोई पर्ची पे नहीं। है। अब ये बात आपने कही है, हमारे संज्ञान में आया है, इसकी जानकारी हम कर लेंगे। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये अनुचित है, ऐसा होगा नहीं। अगर पर्ची पे ऐसा जीरो, होता नहीं नहीं तो मैं यहाँ मैं तो मैं गन्ना आपकी पर्ची पर रेट जानकारी नहीं लिखा मैं है। आपकी ऐसा जानकारी होता बढ़ा नहीं। दूं। इस बार रेट बढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी तक उसको अंकित नहीं किया ऐसा ही गया है। गन्ना खरीद रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं। अब अभी चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार बढ़ाएंगे। 4 साल से तो बढ़ाया नहीं है। सचिन भाई, अब चुनाव आने पर 72,000 करोड़ का वादा तो आप भी करते थे, तो ये होता है। दिया है। पुष्पा भाई से देखिए, दिया ऐसा है, है कि सवाल राजनीति जल्दी में से ले लें और चर्चा को जल्दी से आगे बढ़ाएं। सुन लीजिए, एक सवाल आपको पुष्पा से कैसे पता रेट बढ़ रहा है? अरविंद, आपको पता है कैसे सर, भाई हम पता तो रेट बढ़ पत्रकार रहा हैं यार, हमारा तो एक काम है। पत्रकारों को बहुत कुछ पता होता है, हम ही इसका मतलब बताते बहुत हैं। करीबी हम ही बातें। बताते हैं हमारा कौन तो इटली गया है कौन इसका नहीं गया। मतलब बहुत करीबी बातें हैं। मुझे मात्र एक मिनट दे दीजिए। अरविंद, मुझे एक आप मिनट सवाल मात्र पर दे ले लें, दीजिए। चर्चा मैं करें। आदरणीय जयपाल जी की एक दो बात को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, आदरणीय जयपाल सिंह जी ने कहा कि नहीं, हमारी देश की तरफ नहीं, ये सरकार- पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है। हमारा काम है नहीं, खबर रखना। इन्होंने जो बात भाई कही हमारा थी, काम है खबर रखना। नहीं, हमने जितनी बात है कही, आपने कहा इनकी समस्याएं, जब किसान की समस्या, मैं मूल आयोग के उसमें मेंबर हूँ। दिल्ली जब मैं गया था, उसमें सवाल उठे, साहब इस पर ये है, इस पर ये कहा। मैंने कहा 3 चीजों को और इसमें जोड़ दो। हाँ, पहली चीज, हर आदमी लहसुन और प्याज दोनों खाता है और आलू खाता है, और चौथा है टमाटर। तो मूल्य में इनको क्यों नहीं निर्धारण किया जाता? कभी 2 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। सही बात है भाई जयपाल जी। और मैंने आप ये वाले ये बात नहीं, और उसमें ये कहा उन्होंने, मैंने कहा आपको शहद का रेट, वहाँ शहद वाले भी थे, क्या रेट है? पंजाब में बोले 65 रुपया, कोई हरियाणा में बोला 70 रुपया, और हमारे गांव में 20 आदमी करते हैं। हमने उनका मालूम था, बोले 65 से लेकर 70 के बीच में। तो किसान का जो शहद है, यहाँ के जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं वो कहती हैं किसान का शहद नहीं है, चीनी है। तो वो मक्खी पाल रहे हैं, बेकार पाल रहे हैं। दूसरा, जर्मन की रिपोर्ट उसी समय मंगाई, उन्होंने कहा जो किसान का शहद है सरसों का, बोले जो शहद जमता है वो शहद प्योर है, जो जमता ही नहीं है वो प्योर नहीं है। सांसद जी, मैं सांसद अभी जी जी का भी एक ऐड करवा मिनट दें। लेना चाहता था। पूरी बात सुनो हाँ, साहब। जी, जी। जब मुझे बुलाया तो मैं सुनो। मात्र- उस बार ये बाद में तय हुआ, इस वर्ष वही शायद 65 वाला अब 110 को है। और इन लोगों की अभी 7-8 कंपनियों का शहद के सैंपल फेल हुए हैं, और उसमें कितना निकला? 77% चीनी निकली है। तो ये कौन कर रहे हैं? सब बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, संसद और जी, उन कंपनियों का भाई, संबंध ये सीधा देखिए, बीजेपी ये से है। बड़ी गंभीर मुद्दा है, आपको तो इसको संसद में उठाना चाहिए। देखिए, संसद में किसान बिल पे जितना मैं बोला हूँ आपको मालूम होना चाहिए। मैं अभी, व्यास जी मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु समान हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अभी आपने कहा कि एमएसपी का पार्लियामेंट के अंदर कृषि मंत्री जी ने जिक्र किया, वाकई करा, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये जिक्र अगर होते हैं तो जनता को भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिक्र तो 5-15 लाख रुपए अकाउंट में आने का भी हुआ था, जिक्र तो 2 करोड़ नौकरियों का भी हुआ था, और जिक्र
उन बातों का भी हुआ था जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। स्मार्ट तो सिटी जनता को बुलेट भरोसा है ही नहीं, और जब जनता को भरोसा नहीं तो आखिर कब तक आप इस तरह की बातें करेंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा दुगनी आय कर देंगे। जिस वक्त 2019 का बजट आ रहा था तो आप ही ने कहा था कि हमने आम आदमी की थाली सस्ती कर दी। जरा मैं आपसे पूछता हूँ, पत्रकारों से पूछता हूँ कि आम आदमी की थाली में प्रोडक्ट किसका होता है? सारा प्रोडक्ट A to Z किसान का होता है। जब वो सस्ती हो गई तो आय दुगनी आप कैसे करेंगे? वो फार्मूला हमें बता दिए। देखिए ऐसा है कि देखिए अपनी समय की बाध्यता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन के लिए भी बैठे हैं। हम बारी बारी से एक एक आदमी से भाई सोल्यूशन पूछेंगे। सोल्यूशन हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, रोज एक दूसरे को अपनी बातें सुना रहे हैं। आप मुझे बताइए नवीन भाई कि आपके पास क्या सोल्यूशन है? अगर आपको हम कह दें कि भाई आप जो है सोल्यूशन बताइए, तो क्या सोल्यूशन बताइए? बहुत बढ़िया बात की आपने अरविंद जी। सबसे बड़ा सॉल्यूशन, इस किसान बिल को लाने से पहले सरकार अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेती जिस पर 100% इस देश का किसान सहमत है, तो शायद आज ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। ये मेरी पहली बात। दूसरी बात, इस देश के प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हर एक के प्रधानमंत्री हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की टांग अगर फ्रैक्चर हो जाती है, उनका ट्वीट आता है गेट वेल सून। इस देश के 60 किसान आज अपनी जीवन लीला न्यौछावर कर चुके हैं उस आंदोलन के ऊपर, अपनी पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर। नवीन जी हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हमारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नवीन जी नहीं आया है। ये तो मुद्दे हो गए। पुष्पक आप बताओ क्या सोल्यूशन आपको एक लगता है? तो क्या सोल्यूशन है? एक जो अभी बात चल रही थी कि भूमि कब्जा वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो मुझे लगता है कि जब बैंक का नोटिस आता है प्लॉट के लिए तो वो सरकारें खाली नहीं करा पाती, बैंकें नहीं करा पाती। तो अडानी अंबानी की हैसियत अभी इतनी नहीं हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा पंजाब के किसान की जमीन का कब्जा कर लेगा वो। और दूसरी चीज ये है कि जैसे सचिन जी ने बोला कि हम जैकेट पहनना नहीं चाहते गर्मी में, ऐसा मेरा सुझाव है, मैं कोई किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा कि गर्मी है और हमें कोई जैकेट पहना देगा, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। कि अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पे देनी है, कॉर्पोरेट को देनी है अपनी जमीन, दीजिए, नहीं तो मंडी तो है ही, एमएसपी भी है। मैं भी सुन रहा हूँ न्यूज, प्रधानमंत्री जी पहली बार से सचिन जी बोल रहे हैं, पहली बार से कि एमएसपी है। तो किसान को अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं भी किसान की पृष्ठभूमि से ही हूँ। ठीक है, मतलब ये चीजें आगे ना बढ़े, इसमें समझौता थोड़ा सा हो जाए बाबूजी, थोड़ा समझौता हो जाए। बताता हूँ, मुझे जब याद आई, आपके पास भी आ रहा है। सचिन आपको लगता है क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इसका एक ही समाधान है। अगर इसकी इतनी आवश्यकता होती, एक बच्चे को भी आप चॉकलेट देंगे ना तो वो भी खुशी खुशी ले लेगा और आपको वापस नहीं देगा, क्योंकि उसको जरूरत है, उसको पसंद है वो चीज। ये किसान के फायदे की चीज है, किसान को ही समझ में नहीं आ रही है, तो भैया ऐसी चीज बनाने का कोई फायदा नहीं। प्रधानमंत्री जी सबके होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अगर उनको लग रहा है कि बॉर्डर पर जो बैठे हुए लोग आतंकवादी हैं, तो वो बिल्कुल उन्हें मार के बाहर निकाल दें। और अगर वो उनके देशवासी हैं और वो उनके अगर प्रधानमंत्री हैं, तो उनके बीच जाएं और उनसे बात करें। बीजेपी का एक व्यक्ति भी कोई आज तक किसी किसान से मिलने नहीं गया। ये भी किसान के बेटे नहीं है, इनसे मिलिए, इनसे बात करिए, इनको समझाने की कोशिश आप कर रहे हैं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, अरे एमएसपी की तो सारी लड़ाई थी अब तक। अब सचिन आपको लग रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, इन लोग को पहल करना चाहिए? मैं कह रहा हूं बातचीत के बिना तो दुनिया में कोई समाधान नहीं। ठीक है सचिन, आप बताइए, आप तो किसान हैं, आप क्या सोल्यूशन है आपको लगता है? देखो मेरा, मैं नहीं सुना पाइए, उसका इन्हें जगह जगह पूरे देश में अध्ययन पहले करना चाहिए बिल लाने से पहले, और अब भी उसका अध्ययन करने के बाद में इस पर बिल पर बताएं हमारी क्या खासियत है। मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, जिनसे इन कंपनियों के द्वारा वहाँ धान कराया गया और कोई धान ले नहीं आया, कुछ का ले गए, उनका पैसा ही पता ना था कहाँ गई कंपनियाँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, इन बिल में अगर अच्छाइयाँ होती तो आज इतना बड़ा देश में बवाल नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने कहीं उसकी प्रतिलिपि कहीं आम जनता को कहीं आई हो तो बताओ। अगर कहीं कोई पार्लियामेंट का मेंबर है या विधानसभा का, उनके पास तो आपको लगता है कि अभी अध्ययन करें ये लोग जाके पूरे देश में, उसका दिखाएगा, उसके बाद फिर आपको दें, उसके बाद फिर बिल लागू करें? और क्या? ठीक है हसन साहब, आपको लगता है क्या आपकी पार्टी या आप क्या सोच रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकल जाए, जिससे कि जो किसान है वो अपने घर चले जाएं, चैन की बंसी बजने लगे? इसका एक ही सोल्यूशन है कि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ दे और उनकी सिर्फ दो डिमांड हैं, उनको मान ले। एमएसपी की डिमांड है, और जिस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस को घुसेड़ा जा रहा है कि इस इतने बड़े सेक्टर में, कृषि देश का सबसे बड़ा सेक्टर है और यही जीडीपी बनाता है। जब ये कॉर्पोरेट हाउसेस घुसते हैं इसमें, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये समाज सेवा के लिए नहीं आते, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। उस वक्त इस सेक्टर का क्या हशर कर देंगे ये आपको पता है। तो जो कहना है कि पहले कॉर्पोरेट हाउसेस को बाहर निकाल दो,
जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट हाउसेस के क्यों ये किसानों को ना बेचा जाए, किसानों को उनके हाथ में गिरवी ना रखा जाए। मेरा सिर्फ यही कहना है। ठीक है अरविंद जी, एक सवाल मेरा भी है। सचिन जी, चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होगा, बातचीत से तमाम चीजें होंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी कब मुलाकात के लिए जाने वाला है? राहुल गांधी तो लौट भी आए हैं हम। अगर आज प्रियंका जी और राहुल जी जाएंगे तो क्या बोलेंगे कांग्रेस करा रही है। इनको गाना बजाने के अलावा कुछ आता तो है नहीं। हम लेकिन इनको गाने बजाने के अलावा कुछ नहीं। दूसरी लेकिन बात है, वो प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी ने ये नहीं किया, राहुल अरे तुम कर लो, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने जनता ने हटा दिया। लेकिन राहुल गांधी तो आज किसानों के समर्थन में दिल्ली मुख्यालय में, यहाँ पर जिला मुख्यालय में जो कार्यक्रम होने वाले उसमें शामिल होने तो वहां पर जा रहे हैं। वो हमारा समर्थन किसान को था, है और रहेगा। बीजेपी थी नहीं थी, कांग्रेस थी, आज भी कुछ राज्यों में आगे भी रहेगी। बीजेपी ना थी और ना आगे रहेगी, मैं आपको बता दूं। लेकिन चूंकि जिक्र आप कमेटी का कर रहे हैं, ये जो कानून है, एक आंकड़ा मेरे पास भी, अभी आपने एमएसपी का जिक्र किया कि एमएसपी पर बात बननी चाहिए, बातचीत से हल होगा। अब जब कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट से हुआ है तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ वो। लेकिन मैं इस पे कुछ कहूंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ। आप 4 सदस्यीय जो कमेटी है, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कितना अनादर इस सरकार ने किया है। आज तक ये काले अक्षरों में इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा जिस तरह से तंत्रों का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि विचारधारा की लड़ाई नहीं, फैक्ट्स पे बात होगी। एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, पीके जोशी जी उसमें शामिल हैं। चूंकि आपने इशारों में कहा कि किसने गठित किए, मैं बता दूं, तो आपको भी पता है। मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में उनको डायरेक्टर बनाया था। इसके अलावा अशोक गुलाटी जो उसके सदस्य हैं, उसको भी मनमोहन सिंह जी ने ही, आपको बता दूं, चेयरमैन बनाया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड क्राइसिस, जो एमएसपी तैयार करती है। सवाल यह है सचिन जी, जब आपकी सरकार थी, ये जो कमेटी थी, ये विश्वसनीय थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, तो आज कहां गई वो विश्वसनीयता? भरोसा उठ गए। हम ये बिल लेके ही नहीं आए। आप पता नहीं कैसी कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ बिल पहली बार आया, कमेटी पहली बन गई। देखो यही राजनीति है। सर बात विचारधारा की है, पहले बार बिल भरोसे आया की है। है। अच्छा मैं कह रहा हूँ क्या आवश्यकता है इस बिल की, मुझे बताओ आप। आय दुगनी हो गई, सवाल उस पे नहीं है, सवाल उस पे नहीं, किसानों का बिल है, उस पे सर किसान फैसला लेंगे, सवालों का उस पे सवाल नहीं। ये सरकार या तो वापस चले वरना जनता इसे उखाड़ के फेंके। सचिन जी, इशारों में आपने कहा कि कमेटी का गठन किसने किया है, इसीलिए मैंने हम कांग्रेस के लोग हैं इनके पास, इनका अपने पास भी आदमी ना है क्या? कोई कमेटी आ जाए, इनसे मतलब नहीं है। सवाल सिर्फ एक है कि भाई ये बिल हटा दो। अरविंद जी, आखिरी एक सवाल है। हाँ, तब से मैं नहीं, जयपाल जी से जवाब देना पड़ेगा। एक आप बोलिए, उसका फटाफट छोटी सी बात। हाँ प्लीज। एमएसपी पे बहुत देर से बात हो रही है। 5 जून को ऑर्डिनेंस पास हुआ था। उससे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने एमएसपी कानून तो नहीं था 5 जून से पहले, नहीं था। आपने कितनी बार उस पर आंदोलन किया? किसी भी पार्टी ने, किस बात पे? किसी पार्टी ने नहीं किया। और मंडी की भी आप लोग बात कर रहे हैं, मंडी में अगर बिचौलिए बैठे थे तो उससे पहले की सरकारों ने क्या बिल कब बनेंगे? बिल 5 जून में बता रहा हूं। तो नहीं, विरोध कब करेंगे? अरे बनने से पहले करेंगे, बाद में करेंगे? आप एमएसपी के लिए लड़ाई क्यों नहीं की? अभी आपसे कंक्लूजन आप के लिए लड़ाई करनी चाहिए। एमएसपी की नहीं, जो भी किसान के भाई विरोधी देखिए होगा, ऐसा है उसके खिलाफ सचिन, राजनीति बहुत जरूरी है, देश में दल भी बहुत जरूरी है, विचारधारा भी बहुत जरूरी है। और ये तो उत्तर प्रदेश है, इसमें न जाने कितनी संस्कृतियां हैं। हमने समाजवादी पार्टी को भी देखा, बहुजन समाज पार्टी को देखा, कांग्रेस को भी देखा और अब बीजेपी को भी देख रहे हैं। और आने वाले 2022 में किसको देखेंगे, कौन एक होगा, कौन बिछड़ जाएगा, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। मैं समझता हूं कि हसन साहब भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, और आप तो प्रगतिशील किसान हैं। हर सरकार में अलग अलग लोगों ने आपको सम्मानित किया है, ये सरकार भी सम्मानित कर रही होगी। तो आपका काम तो सवाल उठाना ही है ना? नवीन जी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हम लोग एक हो जाएं, हैं? बड़ा भाई छोटा भाई एक हो जाए, कम से कम एक साथ एक रास्ते पे चलें। जयपाल जी, मैं आपसे इन सारे सवालों का जवाब लेके इस सत्र खत्म करूंगा। जवाब दीजिए भाई, इतने सारे सवाल इन लोगों ने उठा दिए हैं। जितने सवाल किए हैं आपने कंक्लूड करने के लिए भी कहा है, साथ में कंक्लूड भी कर रहा हूं। पहली बात तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की पूर्ववर्ती सभी सरकारें करती रही हैं। ये लागू किया है तो केवल बीजेपी की केंद्र सरकार ने लागू किया है, पहली बात। दूसरी बात कि देश भर में इस पर चर्चा नहीं हुई, कानून का अध्ययन नहीं किया गया, ऐसा विषय नहीं है। बिना अध्ययन किए बिल प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। गहनता के साथ अध्ययन करने के बाद
और कृषि सुधार बिल किसानों के लिए कैसे अधिकतम हितकारी हो सकते हैं, तब ये प्रस्तुत किया गया है। तीसरी बात, सचिन जी न तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं जी, न कमेटी पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपकी दृष्टि में सब अविश्वसनीय हैं, तो शायद जनता ने भी आपके प्रति विश्वास समाप्त कर दिया है जी। जनता ने भी आपको इसलिए नकारा। अगली बात, उससे अगला बिंदु कि यह जो कृषि सुधार बिल है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंटरवीन किया है। इंटरवीन जब किया है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और तो कोई संस्था होती नहीं है, उसकी अवमानना से संबंधित हमको अपने मुख से एक शब्द भी निकालना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, समाधान निकालने के प्रयास किया है, कमेटी गठित की है। और अंतिम बात, हर समय जो भी आपके कृषि बिल में सुधार के लिए जो भी मूल्यवान सुझाव हैं, प्रारंभ से लेकर अब तक आप सुझाव तो प्रस्तुत करिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जयपाल जी, चलिए देखिए, ऐसा है कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि राजनीति तो होनी चाहिए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, सभी दल उनके हितों की बात करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगला ये वापस लेने पड़ेंगे। हाँ सचिन, ये वापस लेने पड़ेंगे भाई। देखिए कह रहे हैं वापस लेने पड़ेंगे, धर्म विशेष का नहीं है, धरने पे बाहर बैठ जाइए और वहीं लड़ाई शुरू हो जाए। गलत जगह सिंह फंसा लिए इस बार इन्होंने, गलत जगह सिंह फंसा लिए। लेने पड़ेंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एस टी हसन साहब, सचिन चौधरी जी, नवीन दुबे साहब, रघुपति जी और पुष्प